आज मैं आप सभी के लिए फिर से वेंडिगोस की कुछ ऐसी डरावनी कहानियां लेकर आया हूं जिनको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ये जितनी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा वो सारी स्टोरी हमने रेडिट से ली है, तो ये घटना उन्हीं तक सीमित है जिनके साथ ये हुई है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी पहली कहानी को। आज की जो ये पहली घटना है वो रेडिट पे मैडी नाम के एक व्यक्ति ने शेयर की है। तो आगे की घटना हम मैडी जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मेरा नाम मैडी है। मैं अमेरिका के मोंटाना स्टेट के डीप वुड इलाके का फॉरेस्ट रेंजर हूँ। पिछले 11 सालों से मैंने इसी जंगल में काम करता आ रहा हूँ। इस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा है। लापता हाइकर्स, जंगली भालू, पहाड़ी शेर और कभी कभी ऐसे लोग जो खुद से इन जंगलों में घुस जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। लेकिन जो मैंने उस साल देखा उसके बाद मैंने रात की पेट्रोलिंग हमेशा के लिए बंद कर दी। वे दिसंबर की एक ठंडी रात थी। हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और हवा में वो अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ इन जंगलों में महसूस होती है। मेरे पास रेडियो से एक कॉल आई। 3 कैंपर्स 2 दिन से गायब थे। उनका टेंट पुराने नो ट्रायल रिज के पास मिला था, लेकिन उनमें कोई भी व्यक्ति नहीं था। उस इलाके को ज़्यादातर लोग ब्लाइंड वुड कहते हैं। वे शायद इसलिए क्योंकि वहाँ के पेड़ इतने ज़्यादा घने हैं कि दिन में भी हमेशा अंधेरा ही रहता है। मैं अपने साथ 2 और हाइकरों को लेकर निकला था, माइकल और टॉम। दोनों मेरे पुराने साथी थे। हमारे पास राइफल थी, ट्रैकिंग डिवाइस था और रात में देखने के लिए गॉगल्स। जब हमने नॉर्थ ट्रेल का रास्ता पकड़ा तो बर्फ केवल हमारे जूतों के नीचे आ रही थी, जिससे एक अजीब सी आवाज़ हो रही थी और चारों तरफ केवल सन्नाटा था। केवल हमारे कदमों की ही आवाज़ वहाँ सुनाई दे रही थी। करीब 2 घंटे चलने के बाद हमें वह जगह मिली जहाँ उन कैंपरों का टेंट था। टेंट आधा फटा हुआ था, उसकी जिप टूटी हुई थी और चारों ओर जानवरों के ताजे निशान बिखरे हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी भी निशान का पैटर्न बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान और जानवरों का मिला जुला निशान हो और वे यहाँ से चलकर गया हो। लंबी एड़ियाँ लेकिन पंजे किसी शिकारी जैसे लग रहे थे। टॉम झुककर मिट्टी छूते हुए बोलता है, यह किसी भालू के पैरों के निशान नहीं है, यह कुछ और ही है। मैंने उसका चेहरा देखा। वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। मैं जानता था वो डरपोक नहीं है, लेकिन उस पल उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। हमने टॉर्च की रोशनी टेंट के अंदर मारी। अंदर 3 स्लीपिंग बैग पड़े हुए थे, लेकिन किसी में कोई नहीं था। एक जगह पर हमें खून के धब्बे दिखाई दिए, छोटे छोटे, जैसे किसी के उंगली से निकल के गिरे हों। और टेंट की दीवारों पर किसी ने पंजे से 3 गहरी लकीरें खींची थी। तभी माइकल बोला, लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से मुझे यकीन नहीं हो रहा था। पंजों के निशान इतने लंबे और इतने गहरे थे कि कोई आम जानवर ऐसा काम कर ही नहीं सकता। हमने कुछ देर वहां की जांच की और फिर नो ट्रेल की ओर बढ़ने लगे। बर्फ गिरती जा रही थी और तापमान लगभग गिरकर माइनस में चला गया था। रेडियो सिग्नल बार बार गायब हो रहा था। करीब आधे घंटे बाद हम इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी हमें पेड़ों के बीच में कुछ हिलता हुआ नजर आया। वो एक इंसानी साया था। वो हमारे सामने के रास्ते पर खड़ा था, लेकिन वह चीज बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मैंने टॉर्च उसके ऊपर डाली। वो चीज इंसान जैसी थी, लेकिन इंसान नहीं थी। उसका शरीर हड्डियों से भरा हुआ था, जैसे उसकी त्वचा को केवल उसके मांस ढक रहे हो। हाथ बेहद लंबे और उंगलियां किसी जानवर के पंजों जैसी। आंखें गहरी और धंसी हुई, लेकिन उनमें हल्की सी पीली चमक थी। उसकी सांसें ठंडी हवा में धुंध बना रही थी। माइकल ने मुझसे धीरे से कहा, यह क्या भला है? और तभी वो चीज हमारे तरफ देखने लगी। उसकी गर्दन एक अजीब तरीके से मुड़ी, जैसे किसी इंसान की हड्डियां टूट गई हो।
फिर उसने एक अजीब सी चीख मारी, जो ना तो इंसानी चीख थी और ना ही किसी जानवर की। वे आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी और मुझे लगा जैसे पूरा माहौल थम गया हो। हमारे पैर अपने आप पीछे हटने लगे। मैंने तुरंत राइफल उठाई और बिना निशाना लगाए मैंने गोली फायर की। वे चीज अपने चारों पैरों पर झुकी और एक ही झटके में हमारे ऊपर झपटी। मैंने दोबारा ट्रिगर दबाया और एक धड़ाम की आवाज आई। पहली गोली उसके कंधे में लगी, लेकिन वह चीज रुकी नहीं। टॉम ने 2 और गोलियां चलाई, फिर भी उस चीज को कुछ नहीं हुआ। वह हमारे ठीक बीच आ गया था और मैंने पहली बार उसे इतने पास से उसके चेहरे को और उसकी पूरी बॉडी को देखा था। उसकी नाक बिल्कुल सड़ी हुई थी और उसके दांत किसी भेड़िए जैसे थे। उसकी सांसों से खून और सड़े मांस की बदबू आ रही थी। माइकल ने रेडियो उठाने की कोशिश की, लेकिन उस जीव ने उसे पकड़ लिया और 2 सेकंड में ही उसे हवा में उछाल दिया। माइकल पेड़ से टकराया और नीचे गिर पड़ा। मैंने फिर भी गोलियां चलाई। इस बार वे गोली उसकी छाती में जाकर लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। वह पलटा और मेरी तरफ देखा। मैं केवल इतना ही सोच पाया, अब तो मैं गया। और तभी जंगल के दूसरे कोने से कोई और चीज आई। पेड़ के पीछे से एक और परछाई उभरी, लेकिन ये पहले वाले से कई गुना बड़ी थी। उसकी ऊंचाई कम से कम नहीं तो 12 फीट होगी। उसके सींग इतने बड़े थे कि जैसे किसी हिरन के हो ही नहीं सकते, किसी प्राचीन राक्षस के हो। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। वे धीरे धीरे उस जीव की तरह बढ़ा और एक ही झटके में उसे पकड़कर पेड़ से दे मारा। हम वे सब खड़े होकर देख रहे थे और डर और हैरानी ने हमें जमा कर रख दिया था। पहली बार मैंने अपनी आंखों के सामने 2 वेंडिगो को देखा था और उनमें से ये दूसरा वाला सबसे ज्यादा भयानक था। वे पल कुछ ऐसे थे जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। मैं, टॉम और घायल माइकल वहीं खड़े रहे, अपनी सांसें थामे हुए और बिना हिले डुले। हमारे ठीक सामने 2 राक्षस खड़े थे, या यूं कहें एक ऐसे भूखे शैतान जिनकी भूख कभी शांत नहीं होती। एक वे जिसने हम पर हमला किया था, और दूसरा जो शायद उसी की जाति का था, लेकिन कहीं ज्यादा डरावना और कहीं ज्यादा शक्तिशाली। पहला वेंडिगो जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी हड्डियां तड़क तड़क के टूट रही थी और उसकी दर्द भरी चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया था। दूसरा वेंडिगो बस उसी की तरफ देख रहा था, जैसे किसी कीड़े को देख रहा हो। उसकी सांसें इतनी भारी थी कि हवा खुद पे खुद मानो कांप रही हो। उसके हर कदम के साथ साथ बर्फ जमीन से उछल रही थी और पेड़ों की डालियां झुकने लगी थी। मैंने महसूस किया कि हवा अब एकदम जमी सी हो गई है। मेरी उंगलियां राइफल के ट्रिगर पे मानो जम गई हो। मैं हिल तक नहीं पा रहा था। वह भयानक वेंडिगो पहले वाले के ऊपर झुका और फिर अपने पंजों से उसकी छाती एकदम फाड़ दी। अंदर से एक काली गाढ़ी चीज बहने लगी। वह खून नहीं थी, वह कुछ और ही था, जैसे जली हुई राख पिघलकर बह रही हो। टॉम ने धीरे से फुसफुसाया, यह क्या कर रहा है? मैंने जवाब नहीं दिया। मैं बस उस चीज को देख रहा था। वह वेंडिगो पहले वाले का सिर उठाता है और एक ही झटके में तोड़ देता है। फिर वो चीखता है। वह आवाज इतनी तीखी और इतनी दर्दनाक थी कि मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। उस पल मुझे महसूस हुआ यह वेंडिगो बाकी वेंडिगो से कई गुना तेज है। और तभी वह हमारी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल से सुनहरी होने लगी थी और उसके दांतों से धुआं निकल रहा था। उसने हमारी तरफ 2 कदम बढ़ाए और बर्फ के नीचे की जमीन धड़कने लगी थी। मैंने बिना सोचे समझे राइफल उठाई और उसके ऊपर गोलियां चला दी। पहली गोली उसके गर्दन में लगी। आवाज आई, लेकिन वो चीज रुकी नहीं। दूसरी गोली मैंने उसके सिर पर मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो हमारे सामने आ चुका था, इतना पास कि मैं उसकी सांसों में सड़ी हुई लाशों की बदबू आराम से महसूस कर सकता था। मैं पीछे हटते हुए चिल्लाया, भागो यहाँ से। टॉम ने माइकल को खींचा
और हम बर्फ में फिसलते हुए पीछे हटने लगे। वह चीज अचानक जोर से गरजी और अपनी बाहें फैलाकर हमारे ऊपर झपटी। मैंने फिर भी गोलियां चलाई 5वीं बार। इस बार वो गोली उसके जाकर आंख पे लगी, लेकिन ना गोली रुकी और ना ही वो चीज। और तभी उसने अपना पंजा मेरे कंधे पर मारा। वह खरोच हल्की सी थी, लेकिन वह दर्द बर्दाश्त से बाहर था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बदन में आग लग गई हो। मैं नीचे गिर पड़ा और उसी वक्त टॉम ने फ्लेयर गन चलाई। लाल रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। वो वेंडिगो एक पल के लिए रुका, उसकी आंखें चमक उठी और उसने एक तीखी चीख मारी और फिर वह पीछे हट गया। लेकिन जाने से पहले उसने हमें देखा, उस नजर से जो जिंदा लोगों पर नहीं डाली जा सकती थी। वह पल भर के लिए वहीं खड़ा रहा और फिर अंधेरे में कहीं गुम हो गया। हम तीनों हाँफते हुए नीचे बैठे। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और दूर बर्फ पर कुछ भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे जंगल के भीतर कहीं खो रही थी। मैंने रेडियो उठाने की कोशिश की, लेकिन वह टूट चुका था। हमने माइकल को उठाया, उसका हाथ टूट चुका था और लगातार वो बड़बड़ा रहा था। वह इंसान नहीं था, वे इंसान नहीं था। हमने जैसे तैसे उस रात की ठंड हवा में वापस कैंप की तरफ चलना शुरू किया। हर आवाज, हर पेड़ की सरसराहट हमारे अंदर डर पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज अभी भी हमें देख रही हो और कहीं हमारे पास में ही, कहीं अंधेरे में छुपी हुई हो। करीब 1 घंटे बाद हमें जंगल के रास्ते पर रोशनी दिखाई देने लगी। हमारी टीम का बैकअप अब आ चुका था। 6 और रेंजर हथियारों के साथ हमारी तरफ भागे आ रहे थे। हम उनके पास भागकर पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया। मैंने उनसे कहा, हमने 2 वेंडिगो देखे, उनमें से एक हंस पड़ा। तुम लोगों को झटका लगा है शायद। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में देखकर बोला, अगर तुम सोचते हो कि यह मजाक है तो इस जंगल में अकेले एक रात गुजार कर देखो। उसके बाद हम सब ने मिलकर उस जगह जाने का फैसला किया जहां हमला हुआ था। रात के 2 बज रहे थे और बर्फ पूरी रुक चुकी थी। जब हम वहां पहुंचे तो वहां बर्बादी फैली हुई थी। पेड़ टूटे हुए थे, बर्फ पर गहरे पंजों के निशान थे और खून के काले धब्बे जो धीरे धीरे जम चुके थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां किसी भी जानवर की लाश नहीं थी, ना वह पहले वेंडिगो की, ना उसका सिर। वहां कुछ भी नहीं था, बस एक चीज थी, एक गहरे पेड़ पर पंजे से उखाड़े जाने के निशान, 4 लंबी लकीरें और बीच में जली हुई लकड़ी, और उस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वे चीज हमें समझ में नहीं आ रही थी। हम सब उस निशान के चारों तरफ खड़े थे। हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मेरे माथे से अभी भी पसीना बह रहा था। वे शब्द जैसे मेरे दिमाग में गूंज रहा हो। वे शब्द को इंसान लिख ही नहीं सकता, और उस लकड़ी पर जले हुए निशान से अभी भी धुआं हल्का हल्का उठ रहा था, जैसे उस चीज को कुछ देर पहले ही बनाया गया हो। हमारे कप्तान रेंजर विलियम ने हमें आदेश दिया, एरिया क्लियर करो, चारों तरफ फैल जाओ, हर मूवमेंट को रिपोर्ट करो। हम सब ने अपना नाइट विजन गॉगल पहना और अलग अलग दिशा में आगे बढ़ गए। मैं, टॉम और 2 नए रेंजर कैल्विन और रॉय उत्तर की तरफ निकले। पेड़ों के बीच सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के नीचे कुछ हल्की कंपन मुझे महसूस हो रही थी। करीब 20 मिनट तक हमने सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक हमें रेडियो से आवाज आई, मूवमेंट ईस्ट साइड, यहाँ पर हमें कुछ बड़ा दिखाई दिया है। हम सब हथियार संभाल कर उधर की तरफ दौड़े। बर्फ पर हमारे जूतों की आवाज हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो पेड़ों के बीच में हमने कुछ देखा। दूर कहीं एक भारी काया चल रही थी, लेकिन वे इंसान की काया नहीं थी। विलियम ने आदेश दिया, लाइट ऑन करो। हम सब ने एक साथ टॉर्च जलाई, और जो हमने देखा उसे किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। वे वही वेंडिगो था, भयानक, ऊंचा और एकदम जिंदा। उसकी आंखें पहले से ज्यादा जल रही थी, जैसे किसी ने उनमें और आग भर दी हो। उसके पूरे शरीर पर बर्फ जम चुकी थी, लेकिन फिर भी उससे भाप निकल रही थी, जैसे उसकी बॉडी में आग जल रही हो। वह पेड़ों के बीचों में ऐसे खड़ा था
जैसे अपने इलाके का राजा हो। उसके पैरों के पास बर्फ पर कुछ पड़ा हुआ था, एक हिरन का आधा खाया हुआ शरीर, लेकिन उसका खून नहीं था। वो पूरी तरह सूखा हुआ था, जैसे एक पल में किसी ने सारी नमी खींच ली हो। विलियम चिल्लाया, फायर! और अगले ही पल पूरा जंगल गोलियों की आवाज से भर गया। वो वेंडिगो पीछे नहीं हटा, हर गोली उसके शरीर में लगती और साथ में ही बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उड़ते। वे बहुत तेज गरजा, इतनी जोर से कि हमारे कान बजने लगे। फिर उसने एक झपटा मारा। एक ही सेकंड में मेरे 2 रेंजर हवा में उड़ चुके थे। केल्विन की चीख जंगल में गूंज उठी और तभी वे चीज उसके ऊपर झुकी और कुछ ऐसा किया जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। देखते ही देखते उसने केल्विन को बीच से फाड़ दिया। मैं और टॉम किसी तरह पीछे हटे और पेड़ों में जाकर छुप गए। विलियम ने फ्लेयर गन फिर से जलाई, इस बार नीली रोशनी की। वे रोशनी वेंडिगो के चेहरे पर पड़ी और तभी उसने एक दर्द भरी गुर्राहट मारी। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बुझी और वे पीछे हटने लगा। टॉम ने चिल्लाया, अब गोलियां फायर करो। हम सब ने एक साथ निशाना साधा, सिर, छाती, हर जगह। वो पीछे हटते हुए गरजा और फिर अचानक उसने एक पेड़ को पकड़ा और उसे पूरा उखाड़ दिया और हमारी तरफ फेंका। पेड़ हमारे बीच आ गिरा। धूल, बर्फ और चिंगारियां चारों तरफ फैल गई। उस अफरा तफरी में मैंने देखा वे वेंडिगो अब जंगल के अंदर की तरफ जा रहा था, लेकिन रुक रुक कर, और साथ ही में पीछे देख रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो, यह इलाका मेरा है। विलियम ने चिल्लाया, पीछा करो, पर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। सर, मत जाइए, वह हमें अंदर खींचना चाहता है। लेकिन मेरे कप्तान ने मेरी एक बात नहीं सुनी। वे 5 रेंजर के साथ उसके पीछे भाग गए। हम बाकी लोग वहीं खड़े रहे, ठंड, धुएं और खामोशी के बीच। करीब 15 मिनट बाद जंगल के अंदर से फिर से वही चीख आई, पहले इंसान जैसी और फिर किसी राक्षस जैसी, और फिर से सन्नाटा छा गया। विलियम की टीम कभी वापस नहीं लौटी। सुबह होने तक हम वहीं बैठे रहे। सूरज जब ऊपर उठा, बर्फ पर चमक पड़ी, लेकिन उस रोशनी में भी वह डर बिल्कुल बाकी था। हमने तलाश की, ना तो कोई हमें शरीर मिला और ना ही कोई निशान। हमें कुछ भी नहीं मिला, बस एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था और उसकी छाल पर किसी के पंजे के ताजे निशान और खून जमे हुए थे। जब हम बेस पर लौटे तो हमने रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा, टीम लीडर और 5 रेंजर लापता है। शायद उनके ऊपर कोई जानवर ने हमला कर दिया था। हमें कोई भी सबूत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह कोई जानवर नहीं था, वे कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो इस धरती पर नहीं होना चाहिए। आज भी जब मैं रात की नींद में करवट लेता हूँ तो कभी कभी खिड़की के बाहर से मुझे वही आवाज सुनाई देती है, धीमे पर साफ, जैसे कोई ठंडी हवा में सांस ले रहा हो। इन सारी चीजों से परेशान होकर जब मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि उस चीज को लोग वेंडिगो बोलते हैं। वेंडिगो एक ऐसा जीव होता है जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती है, और मैंने बहुत रिसर्च की तब मुझे पता चला कि वेंडिगो नॉर्मल से नॉर्मल 10 फीट या 9 फीट के होते हैं, लेकिन ये वेंडिगो कम से कम 12-13 फीट का था। वह वेंडिगो इतना भयानक था कि उसने अपनी ही जाति के एक वेंडिगो को मिनटों में फाड़ कर रख दिया। तो सोचिए वो कितना भयानक और कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये पहली घटना? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हम अपनी दूसरी घटना की तरफ। मेरा नाम एमिली जेम्स है। मैं आज भी उस रात को याद करके कांप जाती हूँ। वे रात जब मैंने अपने पति डेविड को खो दिया और जब मैंने पहली बार उस चीज को देखा था जिसे लोग वेंडिगो कहते हैं। यह कोई हॉरर मूवी नहीं थी, नहीं कोई कहानी, यह सब बिल्कुल हकीकत थी। हम दोनों ने यह ट्रिप बहुत पहले ही प्लान किया था। डेविड को हमेशा जंगल, बर्फ और कैमरा पसंद था। उसका शौक था ऐसी जगह पर जाना जहां लोगों की आवाज खत्म हो जाती हो, जहां सिर्फ हवा बोलती हो।
मैंने डेविड से मजाक में ही कहा था, अगर बर्फ में हमें कोई मॉन्स्टर मिल गया तो? डेविड ने हंसते हुए बोला, तो मैं अपना कैमरा ऑन कर दूंगा। हमारी कार ने ओटेरिया के उत्तरी इलाके में जमी हुई सड़क पर अपना सफर शुरू किया। आसपास मीलों तक कोई नहीं था, सिर्फ पाइन के बड़े पेड़ और बर्फ और नीला आसमान। तकरीबन 3 घंटे के बाद जब बिल्कुल मोबाइल से नेटवर्क चला गया तो डेविड ने मेरे से कहा, अब हम सच में बिल्कुल अकेले हैं। हम शाम के तकरीबन 5 बजे उस जगह पर पहुंचे, एक पुरानी झील के किनारे बने हुए कैंप साइट पर, लेक पुश ट्रेल। आसपास कोई टेंट नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड जिस पर लिखा था डू नॉट स्टे आफ्टर डार्क, यानी यहाँ पर रात के समय रुकना मना है। हम दोनों ने उस चीज को मजाक में लिया। डेविड ने मेरे से कहा, कनाडा में तो हर जगह ऐसे साइन मिल ही जाते हैं। उस दिन हवा बहुत ठंडी थी। मैंने जैकेट कसकर बांधी। हम दोनों ने टेंट लगाया और साथ ही में आग जलाई और झील के किनारे बैठकर कॉफी पीने लगे। झील का पानी बिल्कुल जमा हुआ था, लेकिन बीच बीच में उसमें से अजीब सी दरारें पड़ने की आवाज आती थी, बहुत अजीब, जैसे बर्फ के नीचे कुछ हिल रहा हो। मैंने डेविड से पूछा, क्या झील के नीचे कोई जानवर हो सकता है? डेविड ने कैमरा उठाकर बोला, अगर है तो मैं आज उसकी तस्वीर लूंगा। लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। रात के तकरीबन 8 बजे हम टेंट के अंदर चले गए। बाहर का तापमान अब -15 डिग्री सेल्सियस में चला गया था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई मांस की। मैंने डेविड से कहा, क्या तुम्हें भी कोई सड़ने की बदबू आ रही है? वे बोला, शायद कोई जानवर मरा होगा। और तभी डेविड ने बोला, हो सकता है, शायद कोई आसपास जानवर मरा होगा। लेकिन वो सड़ने की बदबू हर घंटे और तेज होती जा रही थी। और फिर रात के तकरीबन 10 बजे हमने पहली बार एक आवाज सुनी। वे किसी जानवर की आवाज नहीं थी, वह एक इंसान की आवाज थी जो बार बार बोल रही थी, प्लीज मेरी मदद करो। आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी, टूटी हुई, धीमी, जैसे किसी की आखिरी सांसें हो। डेविड ने टॉर्च उठाई और मेरे से बोला, शायद कोई घायल हाइकर होगा। मैंने डरते हुए कहा, डेविड मत जाओ, यह कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी और वे वहां से चला गया। मैं टेंट के अंदर कांपती हुई रही। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, लेकिन डेविड नहीं लौटा। फिर अचानक टेंट के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई, बर्फ पर भारी पैरों की आवाज। मैंने पूछा, डेविड तुम हो क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने जीप खोली, टॉर्च की रोशनी बाहर गई और सामने जो चीज मैंने देखी वो डेविड नहीं थी। वे कोई बहुत लंबा, पतला, भद्दा सा इंसान था, लेकिन वह इंसान नहीं था। उसकी हड्डियां चमड़ों से बाहर झांक रही थी, चेहरा जैसे बिल्कुल सूखा हुआ था और आंखें गहरी चमकती हुई, जैसे अंधेरे में आग जल रही हो। उसके होठों पर खून लगा हुआ था। मैंने जैसे ही चीख मारी, उसने चीख रोकने के लिए उसने गले से एक आवाज निकाली, एक ऐसी आवाज जिसे सुनने के बाद मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो मेरी खुद की अपनी आवाज थी। मैंने तुरंत टॉर्च घुमाई और पूरे दम से वहां से दौड़ निकली। बर्फ में मेरे पैर धंस रहे थे, हवा गले को काट रही थी और मुझे पीछे से उस चीज के भागने की आवाज आ रही थी। लेकिन वे चीज भाग नहीं रही थी, रेंग रही थी। लेकिन वे रेंग भी बहुत तेजी से रही थी। हर बार जब वो आवाज निकालती तो उसकी गूंज पेड़ों के बीच फैल जाती। हर बार जब वो आवाज निकालता तो उसकी गूंज पेड़ों के बीच में फैल जाती। बार बार वो मुझे बोलता, एमिली कम बैक, एमिली वापस आ जाओ। मैंने झील की तरफ भागकर एक पुराने लकड़ी के केबिन में शरण ली। दरवाजा बंद किया। मेरी सांसें उखड़ रही थी। केबिन के अंदर सब कुछ सन्नाटा था। सिर्फ मेरी ही आवाज सुनाई दे रही थी, तेज कांपती हुई। बाहर से बर्फ पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वे आवाज कभी रुकती
फिर कुछ पल बाद दोबारा दोहराने लगती। मुझे महसूस हो रहा था वे अब मुझे ही ढूंढ रही है। मैंने अपने हाथों में टॉर्च ली और कैबिन के चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारें पुरानी लकड़ियों की थी, फर्श पर बर्फ की परत जमी हुई थी, कोने में किसी पुराने जानवर की हड्डियां पड़ी हुई थी और दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे। उसे देखने के बाद मेरे हाथ पैर कांपने लगे कि तभी मुझे खिड़की से बाहर से एक परछाई दिखाई दी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बिल्कुल हिल नहीं रही थी। बस उसकी दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में टिमटिमा रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे हटी। मैंने अपनी सांस रोक ली और फिर वह परछाई झटके से कहीं गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद छत से बर्फ छटने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा तो छत की लकड़ी धीरे धीरे चरमरा रही थी, जैसे कोई ऊपर रेंग रहा हो। मैंने धीरे से फर्श पर पड़े एक लोहे की रॉड उठाई और कैबिन के कोने में खड़ी हो गई। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी। अचानक दरवाजे की ऊपर वाली लकड़ी चटक कर टूट गई और उसके ठीक बाद छत के एक हिस्से से बर्फ और लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिरा। मैंने टॉर्च उठाई। छत में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था और उसके बीच से वही चीज झांक रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल लंबा, खून से सना हुआ था। आंखें ऐसी जैसे उसमें कोई इंसानियत बची ही नहीं हो। उसके जबड़े से खून टपक रहा था और उसने अपने नुकीले दांतों के बीच कुछ दबा रखा था। वह डेविड का कैमरा था। उसे देखने के बाद मैं ठिठक गई। मेरी आवाज कांप रही थी। कांपते हुए आवाज में मैंने कहा, डेविड। और उसके बाद वे चीज हिली और कैमरे का स्टेप उसकी दांतों से फिसल कर नीचे गिर गया। उसके बाद उसने एक भयानक आवाज निकाली। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी और ना ही किसी जानवर की। वे भूखी आवाज थी जो अंदर तक चीर देती थी। मैंने रॉड उठाई और जैसे ही दरवाजे की तरफ भागी, पीछे से कुछ बहुत भारी चीज जमीन पर गिरी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह अब कैबिन के अंदर कूद चुका था। उसकी हड्डियां ऐसे हिल रही थी जैसे वह इंसान था ही नहीं, किसी भूखे दरिंदे की तरह। उसकी लंबाई तकरीबन 7-8 फीट होगी। उसकी पसलियां बाहर निकली हुई थी और उनमें बर्फ जमी हुई थी। हर सांस के साथ उसके मुंह से भाप निकल रही थी, लेकिन वो भाप लाल थी, जैसे खून की। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी हड्डियां चरमरा रही थी। मैंने दरवाजा खोला और बर्फ में बाहर कूद पड़ी। चारों तरफ बस सफेद जमीन और काले पेड़ों की कतार थी और तभी केबिन की दीवारें टूटने लगी। वे चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद मैं भागती रही। मेरे जूते बर्फ में धंसे जा रहे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि फेफड़े जलने लगे थे, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि शरीर खुद पे खुद भाग रहा था। कुछ दूरी पर मुझे एक पुराना लकड़ी का टावर दिखाई दिया। शायद किसी फॉरेस्ट रेंजर की वॉच टावर थी। मैं वहां पहुंची, सीढ़ियों पर चढ़ी और ऊपर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और नीचे से मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वे चीज डेविड की आवाज में मुझे नीचे बुला रही थी। एमिली देखो, मैं डेविड हूँ, मैं ठीक हूँ, नीचे आओ। लेकिन मैं जानती थी ये वे नहीं है। वे मेरा नाम ऐसे बोल रहा था जैसे किसी ने उसे सिखाया हो। मैंने खिड़की से झांक कर नीचे देखने की कोशिश की। वो पेड़ों के बीच में खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले डुले। सिर्फ उसकी आंखें मेरी आंखों से टिकी हुई थी। धीरे धीरे वे मुस्कुराने लगा, एक इंसान की मुस्कान जैसी, लेकिन वह मुस्कान बहुत भयानक थी। उसने उसके बाद अपने मुंह से कोई चीज निकाली। वह डेविड की जैकेट थी, फटी हुई, खून से लथपथ। उस पल मुझे यकीन हो गया, डेविड अब जिंदा नहीं है और अब वह चीज मुझे भी मार देना चाहती। रात भर में वहीं रही। वे बार बार टावर के नीचे आता और फिर चला जाता। कभी उसके पंजों की आवाज सुनाई देती तो कभी उसके चीखने की आवाज। कभी लगता वह चला गया और अगले ही पल उसकी परछाई मुझे दिखाई देती थी। सुबह का इंतजार मेरी जिंदगी का सबसे लंबा इंतजार था। जब रोशनी हुई उसके बाद मैंने आसपास देखा, हर तरफ सन्नाटा था। मैं नीचे उतरी। बर्फ पर कोई पैरों के निशान नहीं थे, जैसे वहां कोई आया ही ना हो। मैं रोते हुए जंगल से बाहर भागी
और 3 घंटे बाद मुझे सड़क मिली जहां एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे देखा। उसने मुझे पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। फॉरेस्ट रेंजर आए, सर्च टीम भेजी गई, लेकिन मुझे कोई लाश नहीं मिली, ना डेविड की और ना ही किसी जानवर की और ना ही कोई सबूत। बस वे केबिन मिला और उसके दीवार पर लिखा हुआ वे शब्द। उस हादसे के 3 महीने बीत चुके थे। मैं आज भी रात में नींद से चौंक कर उठ जाती हूँ बर्फ पर चरमराहट की आवाज़ सुनकर। कभी खिड़कियों से बाहर से झलकती हुई मुझे परछाई दिखाई देती है, कभी किसी के गले से आती हुई टूटी आवाज़ से अपना नाम सुनकर मैं डर जाती हूँ। मैं अब शहर में रहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर वे रात अभी भी जिंदा है। मेरा नाम नीड है और ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये खुद मेरे साथ ही पेश आई है। मुझे उस दिन अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए थी। यह ख्याल हर बार आता है जब मैं उस रात को याद करता हूँ। अगर मैंने उस वक्त अपने दिल की बात मानी होती तो शायद मैं उस जंगली हिस्से में ना गया होता और ना ही मैंने उन टेढ़े मेढ़े पेड़ों के नीचे टेंट लगाया होता जहाँ हवा भी बहुत मुश्किल से पहुंच रही थी, और ना ही मैंने वे आंखें देखी होती जो मुझे अंधेरे से पेड़ों के बीच में दिखाई दी थी। लेकिन मैं जिद्दी था, बहुत ज्यादा जिद्दी, और जब तक मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं हमेशा से ही ऐसा इंसान था जिसे अकेले रहना पसंद था। भीड़ भाड़ वाले कैंप ग्राउंड, साफ सुथरे बाथरूम या फिर फैमिली कैंप फायर जैसी चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे हमेशा से चाहिए था सन्नाटा, एक असली जंगल, वे जगह जहां पर केवल हवा की सरसराहट की आवाज सुनाई दे और जंगल की लकड़ियों की चटकने की आवाजें। उस वक्त अक्टूबर का महीना था। मैंने अपना ट्रक एक पुराने सर्विस रोड के किनारे पार्क की जो इतनी झाड़ियों में छुपी हुई थी कि मैं उसे लगभग मिस ही कर चुका था। नक्शे में लिखा हुआ था कि वे रोड जंगल के अंदर 5 मील तक जाती है और वहां जाकर खत्म हो जाती है। उसके आगे से केवल बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद मैंने मन ही मन कहा, यही तो मुझे चाहिए था। मैंने अपना बैकपैक अपने कंधे पर डाला, स्ट्रैप टाइट किए और जंगल की तरफ निकल पड़ा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान नारंगी से बैंगनी हो गया था। जब तक मैं एक सूखी नदी के किनारे पहुंचा, रात उतर चुकी थी और ठंड अपनी पूरी ताकत से काटने लगी थी। जंगल का माहौल बिल्कुल अलग हो गया था। आमतौर पर जंगलों में जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती है, जैसे उल्लू, हिरन या झिंगुर की, या फिर हवा की सरसराहट की आवाज। लेकिन यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल शांत था, इतना सन्नाटा कि अपने जूतों के नीचे सूखे पत्तों की भी आवाज अजीब लग रही थी, जैसे हवा उसे निगल रही हो। मैंने मन ही मन खुद से कहा, यही तो मुझे चाहिए था, बिल्कुल मुझे यही सुकून चाहिए था। फिर मैंने टेंट लगाया, लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। आग की लो ऊपर उठे, लेकिन उसका उजाला बस कुछ ही दूर तक फैला। उसके आगे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे जो किसी खंबे की तरह खड़े थे, बिना हिले डुले। मैंने एक हॉट डॉग सेका, विस्की की ये घूंट ली और आग के पास बैठा रहा। आग की चटचहाहट सुनते हुए मैं बस उस सन्नाटे को महसूस कर रहा था, जब अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, कुछ ऐसा जो वहां का हिस्सा था ही नहीं। पहले तो मुझे लगा कि शायद किसी पेड़ की टहनी टूटी होगी, पर हवा बिल्कुल बंद थी। और तभी मुझे दोबारा वही आवाज सुनाई दी, रुक रुक कर। मेरे सिर ने झटके से अंधेरे की तरफ देखा, लेकिन मुझे वहां पर केवल पेड़ ही दिखाई दिए और केवल काला अंधेरा। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद हिरन होगा, लेकिन अब मुझे मेरी खुद की आवाज से भी डर लगने लगा था, और वे आवाज अब बंद हो चुकी थी। और फिर से दोबारा वही सन्नाटा जंगल में फैल चुका था, लेकिन इस बार यह सन्नाटा बहुत ज्यादा डरावना था। मैं काफी देर तक आग के सामने बैठा रहा। पेड़ पर से नजर हटाने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। जब मुझे थकान ने बिल्कुल अपने लपेट में ले लिया तो मैं टेंट के अंदर चल गया। नींद आने में बहुत वक्त लगा। हर बार आंखें बंद करता तो मुझे ऐसा लगता जैसे बाहर कोई चल रहा हो। मुझे बाहर से
पत्तों की सरसराहट की आवाज, टहनियां टूटने की आवाज और कभी कभी किसी के सांसें लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। इन सारी चीजों को सुनने के बाद मेरी सांसें खुद ही तेज हो गई थी। कई बार तो उठकर मैंने सुनने की कोशिश की कि कहीं कोई बाहर तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार मुझे जैसे तैसे नींद आ गई, लेकिन मेरी नींद पूरी गहरी नहीं थी। पता नहीं कितने बजे मेरी नींद खुली। जब मैंने देखा तो आग बुझ चुकी थी। टेंट के अंदर केवल घुप अंधेरा और ठंडी हवाएं थी जो मेरी त्वचा को चीर रही थी। उस समय मेरी आंखें किसी आवाज से नहीं बल्कि ऐसे एहसास से खुली थी जैसे कोई चीज मुझे देख रही हो। वो सब चीजें होने के बाद मेरी सांसें मानो जैसे रुक गई थी। धीरे धीरे उठकर मैंने कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की और तभी मैंने देखा कि बाहर कुछ हिला, धीमे, लेकिन मुझे साफ साफ सुनाई दिया था कि बाहर वाकई कोई चीज है। मैंने टॉर्च उठाई और उसे ऑन की और टेंट की दीवार की तरफ डाली कि तभी मुझे एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। वह एक साया था, किसी आदमी से कई गुना लंबा, चौड़े कंधे, लेकिन सिर झुका हुआ और अजीब तरीके से टेढ़ा मेढ़ा। वे मेरे कैंप के बाहर खड़ा था, जैसे कोई चीज सुनने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपनी सांस रोक रखी थी। हाथ में मैंने टॉर्च इतनी तेजी से दबा रखा था कि मेरी उंगलियां तक दुखने लगी थी। और फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी, हे, क्या तुम जग गए हो? इस आवाज को सुनने के बाद मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई, क्योंकि वह मेरी ही आवाज थी। लेकिन उसमें कुछ तो गड़बड़ बात थी। ना तो वो आवाज बहुत पास थी और ना ही बहुत दूर। वे आवाज बहुत अलग तरीके थी। और तभी दोबारा मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार उसका लहजा और भी बिगड़ा हुआ था, जैसे कोई इंसान बोलने की कोशिश कर रहा हो और लगभग सही सही बोल पा रहा हो। मैं उस आवाज को सुनने के बाद पत्थर की तरह जमा रहा। मैंने एक भी आवाज नहीं निकाली। वे साया कुछ देर तो वहीं खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे कहीं अंधेरे में गायब हो गया। मैं सारी रात जगता रहा। सुबह जब रोशनी आई तो सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। नीला आसमान, चिड़ियों की चड़चड़ाहट, पेड़ों के बीच से आती हुई धूप। एक पल को लगा कि यह सब शायद सपना होगा, लेकिन जैसे ही मैं टेंट से बाहर निकला, मेरा दिल मानो जम सा गया। मिट्टी पर गहरे निशान थे, नंगे पैरों के। वे किसी इंसान के लग रहे थे, लेकिन बहुत ही लंबे थे। वे मेरे कैंप के चारों तरफ फैले हुए थे और जंगल की अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं वहीं रुक गया। शायद ये मेरी जिद थी या किसी पागल जिज्ञासा ने मुझे रोक लिया था। दूसरे दिन सब कुछ शांत गुजरा। मैं लकड़ियां इकट्ठा करता रहा, आसपास घूमता रहा, लेकिन पूरे दिन मुझे ऐसा एहसास होता रहा जैसे कोई चीज मुझे दूर से घूर रही हो। शाम होते ही वह डर वापस लौट आया। जब आग जल रही थी तभी मुझे फिर से एक आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वे आवाज मेरी नहीं थी। वे आवाज मेरे भाई की थी। वे मुझे अपने पास बुला रहा था। यह आवाज सुनने के बाद मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई, क्योंकि मेरे भाई को मरे 2 साल हो चुके थे, तो भला हुए यहाँ पे कहां से आ सकता है। उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी गले से जबरदस्ती निकालने की कोशिश की जा रही हो। मैं पूरी रात टेंट में बैठा रहा, हाथ में टॉर्च पकड़े। नींद आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात के बाद मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, मेरे भाई की आवाज। वे बोल रहा था कि तुझे ठंड लग रहा होगा, बाहर आजा आग के पास, देख मैं कितनी सारी लकड़ियां लेकर आया हूं। लेकिन मेरे अंदर का डर मुझे बार बार बोल रहा था, नहीं, यह तेरा भाई नहीं है। मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा। फिर मुझे वही हंसी की आवाज सुनाई दी, मेरे भाई की हंसी की आवाज। लेकिन वे आवाज बिल्कुल टूटी फूटी थी, जैसे किसी रिकॉर्डिंग को बार बार चलाया जा रहा हो। मुझे पता था कि यह बिल्कुल असली नहीं है। सुबह जब रोशनी आई, मैं टेंट के बाहर निकला और मैंने बाहर देखा। आग के पास लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था।
बहुत सारी लकड़ियां सीधी रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां रख दिया हो। वो सब चीजें देखने के बाद मैं बुरी तरह कांप गया। उसके बाद तीसरे दिन मेरा डर अब पागलपन में बदल गया था। हर वक्त मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। कई बार मुझे आंखों से कोने से कोई सफेद सा साया दिखाई देता था और जैसे ही मैं उधर देखता वे चीज वहां से गायब हो जाती थी। उस दिन जब शाम हुई तो मैंने आग बहुत ऊंची जलाई हुई थी। चारों ओर पत्थर रखे हुए थे और हाथ में मैं कुल्हाड़ी लेकर बैठा हुआ था। रात के बीच में मुझे फिर से एक आवाज सुनाई दी। इस बार किसी के मदद मांगने की आवाज थी, मेरी मदद करो। लेकिन वे आवाज बहुत ही टूटी हुई थी, जैसे किसी ने गले से चीर कर निकाली हो। मैंने टॉर्च उठाई और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। वे आवाज पत्तों के दबने की थी और तभी मुझे टहनियां टूटने की आवाज सुनाई दी। और फिर मुझे आग की रोशनी में एक चीज दिखाई दी, एक साया। पहले तो मुझे लगा जैसे कोई इंसान है या फिर कोई खोया हुआ हाइकर, पर जब उस चीज ने मेरे पास कदम बढ़ाई तो मेरा खून जम गया। उसकी त्वचा बहुत गलत तरीके से खिंची हुई थी, उसकी कांच जैसी आंखें थी और उसका मुंह बहुत ज्यादा खुला हुआ था। और तभी मुझे फिर से एक आवाज सुनाई दी, मेरी मदद करो। लेकिन उसके होठ हिल नहीं रहे थे। यह सारी चीजें देखने के बाद मैं पीछे हटा। मैंने कुल्हाड़ी हवा में घुमाई, वे चीज वहीं रुक गई। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और बस मुझे देखता रहा और फिर अचानक झटके से पीछे हट गया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैं पूरी रात कांपता रहा, आग के पास बैठा रहा। जब सुबह हुई तो मैं बाहर आया। कैंप के किनारे मुझे एक खरगोश की आधी खाई हुई लाश मिली। उसकी चमड़ी उतरी हुई थी, अंदर के अंग गायब थे और उसका मुंह बिल्कुल फटा हुआ था। वे चीज मेरे लिए किसी तरह का गिफ्ट था या फिर चेतावनी, यह तो मुझे नहीं पता था। लेकिन अब मैं बिल्कुल टूट चुका था। मैंने सारा सामान बैग में भरा, आग बुझाई और वहां से भाग निकला। लेकिन रास्ता बिल्कुल बदल गया था। हर जगह मुझे वही निशान दिखाई दे रहे थे, वही इंसान के पैरों के निशान। वे निशान मुझे बहुत ज्यादा बड़े बड़े लग रहे थे। कई घंटों तक मैं भागता रहा। अब सूरज भी ढलने लगा था, पेड़ों की परछाई अब लंबी हो रही थी और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, हे, तुम भाग रहे हो? वे आवाज मेरी अपनी थी। मैं वहीं रुक गया और इधर उधर देखने लगा और मन ही मन बुदबुदाया, ये सच नहीं है। वे आवाज मेरी ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही हो। उसके बाद मैं वहां से भागने लगा। भागते हुए मैं एक छोटी सी खुली हुई जगह पे पहुंचा और तब मैंने सामने की तरफ देखा। उस चीज को देखने के बाद मैं बुरी तरह हिल गया। मेरे ठीक सामने मैं ही खड़ा था। मेरे ही कपड़े, मेरा ही चेहरा, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उनमें कुछ गलत चीजें थी। उसके कंधे झुके हुए थे, हाथ ऐसे लटक रहे थे जैसे शरीर का हिस्सा ही ना हो। मुंह पर एक चौड़ी मुस्कान थी। वह मुस्कान बहुत ही भयानक थी। वे चीज बस वहीं खड़ी रही और मुझे घूरते हुए देखती रही। मैंने कांपते हुए कुल्हाड़ी उठाई और चिल्लाते हुए उससे बोला, तू क्या चाहता है मुझसे? वे मुस्कुराया। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और बोला, तुम यहां से जा रहे हो? उसकी आवाज वही थी जो मैंने पहली रात सुनी थी। और मेरे देखते ही देखते वे चीज पेड़ों के पीछे कहीं गायब हो गई, जैसे कोई इंसान हो ही नहीं सकता। बस एक झटके में वे चीज वहां से गायब हो गई थी। अब मैं उस खाली जगह पर अकेला था। मेरी सांसें तेज चल रही थी। उसके बाद मैंने दौड़ना शुरू किया। कहाँ जा रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस मैं भागता गया जब तक मेरे फेफड़ों में जलन और थकान ना होने लगी। जब आखिरकार मैं गिर पड़ा तब तक रात उतर चुकी थी। ठंड ने शरीर में घुसना शुरू कर दिया था। आग जलाने की अब मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। नींद लेने की तो बात ही छोड़ दो। मैं अंधेरे में बैठ गया, हाथ में कुल्हाड़ी थामे बस जंगल की सांसों को सुनता रहा और बस यही सोचता रहा, कहीं वहां बाहर वे चीज मौजूद तो नहीं है। और मुझे पता था वे चीज तब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं टूट ना जाऊं।
पता नहीं कितनी देर तक मैं वहीं बैठा रहा। हर सेकंड 1 घंटे जैसे लग रहे थे। हर आवाज चाकू की तरह मुझे चीर रही थी। मैं अंधेरे को चीर कर देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरे सामने बस बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। अब वे सन्नाटा खाली नहीं था, उसमें कुछ तो छुपा हुआ था। और तब मैंने खुद से कहा, अगर मैं सुबह तक बच गया तो सब चीज छोड़ दूंगा और यहाँ से केवल भाग निकल जाऊंगा। लेकिन यह रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी मुझे एक टहनी टूटने की आवाज सुनाई दी। बहुत पास से मेरा सिर एक झटके से उठा। आवाज ज्यादा से ज्यादा 10 फीट की दूरी पर थी। फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी मेरे पीछे से। मैंने टॉर्च की रोशनी घुमाई। पेड़ों के बीच कुछ नहीं था। तभी 2 तने के बीच मुझे कुछ सफेद सा चमकता हुआ दिखाई दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और पलक झपकते ही वे चीज वहां से गायब हो गई। फिर शुरू हुई फुसफुसाहटे हर दिशा से, इधर आओ, यहाँ सुनो। कभी कभी वो मेरे भाई की आवाज लगती, तो कभी कभी मेरी खुद की, तो कभी किसी अजनबी की। और कुछ देर में ऐसा लगने लगा जैसे पूरा जंगल बोल रहा हो। कि तभी अचानक मुझे एक आवाज मेरे कान के पास से आई। वह मेरी खुद की आवाज थी। अरे भाई! मैं झटका खाकर पलटा और मैंने कुल्हाड़ी झोंक दी, लेकिन वह कुल्हाड़ी हवा में ही रह गई। मेरी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा कि खुद की दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। और तभी मुझे समझ में आया कि वे चीज अब मेरे साथ खेल नहीं रहा। वे मुझे किसी तरह अपने साथ ले जाना चाहता है, जैसे किसी जाल में फंसा रहा हो। हर आवाज, हर सरसराहट, यहाँ तक कि हर हलचल मुझे बस एक दिशा में धकेल रही थी। मैं डर के मारे उल्टी दिशा में भाग पड़ा, झाड़ियों को तोड़ता हुआ, कुल्हाड़ी हाथ में पकड़े हुए। अब जंगल वैसा नहीं लग रहा था। डालियां जैसे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। पेड़ की जड़ें पैरों में उलझ रही थी। जो कांटे थे वो मेरे शरीर को फाड़ रहे थे। और पीछे से मुझे भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे भी चीज मेरा पीछा कर रही हो। लेकिन मुझ में पीछे मुड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। काफी देर भागने के बाद मुझे सामने एक खुली जगह दिखाई पड़ी और उसमें एक पुराना केबिन था। उसकी छत आधी टूटी हुई थी, खिड़कियां गायब थी। और उस वक्त वो 4 दीवारी मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। मैं किसी तरह अंदर घुस गया। मैंने दरवाजा बंद किया, बोल्ट लगाए और उस दरवाजे से टिक कर बैठ गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं उसे खुद सुन पा रहा था। कुछ देर बाद मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हुई और तब मैंने देखा दरवाजे पर गहरे खरोचे जाने के निशान थे, जैसे किसी जानवर के पंजे से बनाए गए हों। और बीच बीच में कुछ शब्द लिखे थे, मत देखो, मत सुनो, वे आवाज नहीं, यहाँ से भागो। उस चीज को पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल सिहर सा गया। मुझे सीधा समझ में आ गया कि मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं बहुत बड़े खतरे में पड़ गया हूँ। कि तभी अचानक दीवारों पर जोर जोर से धक्का मारने की आवाज सुनाई दी। पूरा केबिन हिल गया। फिर दूसरी तरफ से एक और झटका। उस झटके से ऐसा लग रहा था मानो छत अब टूट ही जाएगी। और तभी मुझे छत पर से कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वे चीज देखने के बाद मैं बिल्कुल जम सा गया। मैं वहीं बैठा रहा। फिर बाहर से मुझे एक आवाज सुनाई दी, मदद करो, मुझे ठंड लग रही है। दरवाजे, खिड़कियां, पीछे की दीवार, हर तरफ से मुझे केवल ठक ठक की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं दीवार से चिपक गया, कुल्हाड़ी पकड़े हुए। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। और तभी फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। और फिर उसी सन्नाटे में दीवार के दूसरी तरफ से मेरे कान के पास एक आवाज सुनाई दी, मुझे अंदर आने दो। वह मेरे भाई की आवाज थी। मेरे मुंह से चीख निकली। पूरा केबिन हिल उठा। छत पर कुछ भारी चीज खिसक रही थी। मैं कोने में घुस गया, टॉर्च घुमाई और वे आवाज फिर से शुरू हो गई। अब बस वे मेरी ही आवाज में हो रहा था। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया और फिर दरवाजा अपने आप खुलने लगा।
बोल्टे खुद पे खुद नीचे गिर गई। मैंने चिल्लाया नहीं, और अचानक मैंने कुल्हाड़ी घुमा दी। दरवाजा आधा खुला रह गया, बस बाहर केवल अंधेरा था। लेकिन मैं जानता था वे चीज वहीं पर ही है। उसके बाद मैं उस कैबिन से बाहर निकला और वहां से भागने लगा। भागते भागते मैं बिल्कुल थक चुका था। मैं एक चीड़ के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। मेरी सांसें टूट गई थी और तभी मुझे कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी, भारी धीमे, सीधा मेरी तरफ आती हुई। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और पहली बार मैंने उसे पूरा देखा। वे चीज पेड़ों के नीचे खड़ी थी, आधा साया आधी रोशनी, लंबा इंसान जैसा, लेकिन इंसान से कई ज्यादा लंबा। उसके हाथ भाव बिल्कुल टेढ़े मेढ़े थे। उसके जोड़े मुड़ने की जगह बिल्कुल उल्टे लगे हुए थे। उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद थी, नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी। चेहरा गीली मिट्टी जैसा जो हर पल बदल रहा था, कभी मेरे भाई की तो कभी मेरी खुद की और कभी किसी अजनबी की। वे चीज हमेशा मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान बहुत ही भयानक थी। उसकी आंखें किसी जानवर जैसी चमक रही थी। वे चीज हिली नहीं, बस मुझे देखती रही और फिर धीरे से उसने हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया और मेरी ही आवाज में बोला, तू यहां से नहीं जा सकता। वे चीज सुनने के बाद मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। डर ने मेरे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया था और तभी वे चीज एक कदम मेरी तरफ आ गया। उसे देखने के बाद मैं पीछे हटा और मैं एक पेड़ से टकरा गया। अब बस दो रास्ते थे, भागो या फिर मरो। मैंने पूरी ताकत से चीखते हुए कुल्हाड़ी उसके ऊपर दे मारी। वे हवा में ही रह गई। वे चीज पीछे हट चुकी थी, इतनी तेज जैसे कोई परछाई हट गई हो। और फिर वे हंसा मेरी ही आवाज में। पूरे जंगल में उसकी आवाजें गूंज उठी। हर पेड़ से वे लौटती हुई आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने कान पकड़ लिए। कुल्हाड़ी गिर गई और तभी वे हंसी रुकी और फिर से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। वे चीज अब वहां नहीं थी, या शायद वे चीज केवल मुझे ही नहीं दिखाई दे रही थी। मैं उठा और भागने लगा, झाड़ियां चीरते हुए, कांटों में फंसते हुए मैं बस भागता गया। दूर कहीं मुझे हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे लालटेन जल रही हो। मैं उसी तरफ भागा। मैं एक खुले मैदान में पहुंचा। मैंने देखा लालटेन जमीन पर रखी हुई थी, बिल्कुल अकेली। जब मैं उस लालटेन के पास पहुंचा तो वहां पर कुछ नहीं था और तभी लालटेन की रोशनी में मुझे एक परछाई दिखाई दी। और जब मैंने उस परछाई को ठीक से देखने की कोशिश की और तब मुझे समझ में आया कि वो तो मेरी माँ है। मेरी माँ मुझे बोल रही थी कि बेटा इधर आओ, सब कुछ ठीक है, तुम अब सुरक्षित हो। उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उस चीज की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने हाथ फैलाए जैसे वो मुझे गले लगाने वाली हो और तभी मुझे उसकी आंखें दिखाई दी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। यह चीज देखने के बाद मैं होश में आया। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। मैंने उस कुल्हाड़ी को आंख बंद के सीधा उस चीज के ऊपर मारा। वह कुल्हाड़ी सीधा उसके जाके सीने में लगी और तभी उस चीज ने एक जोर की दहाड़ मारी। मेरे देखते ही देखते उसने कई चेहरे बदलना शुरू कर दिए। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। मेरे देखते ही देखते वो चीज कहीं अचानक गायब हो गई और उसके गायब होते ही वो लालटेन भी कहीं गायब हो गई। यह सब देखने के बाद मैं बुरी तरह और डर गया। अब मुझे पता था कि यह चीज अब मेरे लिए और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। उसके बाद मैं वहां से बिना सोचे समझे भागने लगा। भागते भागते मुझे पता नहीं कितने देर हुए होंगे कि तभी मुझे मेरी ट्रक दिखाई दी। मैं अपनी ट्रक की तरफ भागता हुआ गया। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और ट्रक के दरवाजे को अच्छे से लॉक किया और पता नहीं मैं कब ट्रक में ही बेहोश हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मैं ट्रक के अंदर ही पड़ा हुआ था। मेरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर बिल्कुल खून से लहूलुहान था, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। मैं अपने ट्रक के पास बैठा। मैंने इंजन चालू किया और तब तक ड्राइव करता रहा जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंचा। इस बात को कई महीने हो चुके हैं और मैं अब कभी भी किसी भी सुनसान जंगल में नहीं जानता, लेकिन जब भी मैं इस चीज को याद करता हूँ मेरी रूह कांप जाती है। मेरा नाम मैथ्यू है
हम हर वीकेंड अपने दादा दादी के घर जाते थे, जो टायलर टेक्सास के बाहर हाईवे के 69 के उत्तर में लेक टायलर के पास एक रेतीली टंकी के रोड के किनारे था। उनका घर के टंकी के ब्लॉक्स पर बना हुआ था, थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर। ऐसा घर जिसमें नीचे घुसने के लिए साइड की टीन प्लेट हटाई जा सकती थी। वे जगह ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन रात होते ही वहां की खामोशी ऐसी होती थी कि अगर कोई ट्रक हाईवे 69 पर चलती भी तो उसकी हेडलाइट देखने से बहुत पहले उसकी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे देती थी। मैं उस समय 8 साल का था, मेरा भाई 12 साल का था और मेरी बहन थी जो 5 साल की थी। हमारा एक कुत्ता था, लेसी। इन ट्रिप के लिए वह बिल्कुल दीवाना था। जैसे ही कोई उसकी कॉलर को छूता, वह अपने पट्टा मुंह में पकड़कर किचन के बैक स्टॉप पर खड़ा हो जाता था। उसके पंजे टक टक की आवाज फर्श पर गूंजती थी। मुझे तब तक थोड़ी बहुत लोक कथाओं की किताबें पढ़ने का शौक हो गया था, लेकिन मैं सोचता था कि वे सब बस कहानियां ही हैं, असल जिंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। दूसरे दिन रात के खाने के बाद मेरे दादा ने बैक स्क्रीन डोर को ठीक किया ताकि वो बंद होते वक्त जोर से ना बजे, और दादी ने कपड़ों की लाइन से 2 चादर उतारी जिसमें धूप और साबुन की खुशबू आ रही थी। चारों तरफ का माहौल बिल्कुल सामान्य था। झिंगुर की आवाज, कहीं दूर से एक उल्लू की हुक की आवाज और लिविंग रूम में खिड़की में लगे एयर कंडीशनर की हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज हमें सुनाई दे रही थी। लेक्सी अपने पट्टे को मुंह में दबाए बैक स्टेप पर टहल रहा था। हमने कहा कि हम उसे थोड़ी देर टहलाने ले जा रहे हैं। दादी ने कहा, चांद जहां तक दिखे बस वहीं तक ही जाना, उसके आगे नहीं। दादी ऐसे बोली जैसे वो घर के नियम बता रही हो। हमने उनकी बात में हामी भरी, थोड़ा हंसे भी और फिर वहां से निकल दिए। हम सेल एंड से ड्राइव से नीचे उतरे और फिर बाएं मुड़ गए। उस कच्चे रास्ते पर जो हाईवे के साथ साथ जंगल के पीछे चलता था। मेरे भाई के हाथ में टॉर्च थी, लेकिन उसने उसे बंद कर रखा था ताकि तारे देख सके। मेरे हाथ में ड्रॉग का स्ट्रैप का झुनझुनाता बैग था। मेरी बहन ने वे जूते पहने थे जिनमें चलने पर लाल लाइट जलती थी। वे चीज उसे बहुत पसंद थी और मुझे वो इसलिए नापसंद थे क्योंकि वे हमारी मौजूदगी बता सकते थे। हवा गर्म और बिल्कुल स्थिर थी। चारों ओर रेजिन, गीले पत्ते और हल्की मिट्टी जैसी गंध थी। शायद दादा ने दोपहर में कुएं का पानी छिड़का होगा, इसलिए वे खुशबू आ रही थी। लेक्सी आराम से खुश होकर सूंघते हुए इधर उधर चल रहा था। अभी लगभग 20 मिनट हमें चलते ही हुए होंगे कि सब कुछ मुझे गलत लगने लगा। रात की आवाजें अचानक बंद हो गई थी। वे आवाजें अचानक गायब हो गई। झिंगुर, उल्लू सब कुछ शांत हो गए थे। यहां तक कि घर का एयर कंडीशनर की आवाज भी हमें दूर से नहीं सुनाई दे रही थी, जैसे सब चीज बदल गया हो। चांदनी भी अब फीकी पड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आंखों पर धुंधली परत डाल दी हो। और तभी लेक्सी अचानक रुक गया। उसके पट्टे मेरे हाथ से झटके खा गए। उसकी पूंछ नीचे गिर गई थी, शरीर कांपने लगा था, पर वो भौंक नहीं रहा था, बस आगे घूर रहा था। तभी मुझे पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ नजर आया। दूर से तो मुझे किसी हिरन जैसा लग रहा था। पहले तो मैंने भी सोचा सच में कोई हिरन ही होगा, लेकिन जैसे जैसे मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हुई, वे चीज मुझे साफ साफ दिखाई देने लगी। उसका एक सींग उल्टा मुड़ा हुआ था, जैसे सिर में धंसा हुआ हो। उसकी खाल ऐसी खींची हुई थी जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती पहनाई हो। उसकी पसलियां अंदर से किसी और आकार में मुड़ी हुई थी। सांसें लेने की लय बिल्कुल गलत थी, जैसे कोई गिन गिन कर सांसें ले रहा हो। और फिर मुझे एक गंध आई, सड़ी हुई मिट्टी की और मांस की, जैसे धूप में रखकर किसी मांस को सड़ा दिया गया हो। उसकी आंखें पीली थी, बिल्कुल सपाट, बिना किसी जान के। मेरे भाई ने बहुत धीमी आवाज में कहा, धीरे से पीछे हटो। मेरी बहन रोने लगी थी क्योंकि लेक्सी हिल भी नहीं रहा था
बस उसी को घूर रहा था। और तभी मुझे याद आया, मैंने किसी किताब में एक शब्द पढ़ा था। मैंने वो बोला, ज्यादा जोर से नहीं लेकिन साफ साफ, याइलांडा लूसी। वे चीज एक पल के लिए रुक गई, फिर उसने एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे किसी हिरन की नकल कर रहा हो, लेकिन गलती से इंसान की आवाज निकल गई हो। फिर वो अपने दोनों पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। उसकी हड्डियां जगह जगह से बदलने लगी और एक अजीब सी आवाज करने लगी। उसका अगला पैर मुड़कर उसके हाथ बन गए और उसके दांत वे हिरन के नहीं थे। मेरे भाई ने तुरंत बहन को उठाया, मैंने लेक्सी को गोद में लिया और हम वहां से भागे। वे चीज हमारे साथ साथ पेड़ों के अंदर अंदर चल रही थी, लेकिन कभी भी सड़क पर नहीं आ रही थी। बस एक सूखी रगड़ने जैसी आवाज, जैसे कपड़े किसी पेड़ की छाल से रगड़े जा रहे हों। जब हम दौड़ते दौड़ते धीमे पड़ते, वे चीज हमें रोकती और हमारे पास आ जाती। और तब मुझे समझ में आया, वो हमें डराने की नहीं बल्कि हमें थकाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही हमें घर की छत दिखाई दी, वे आती आवाजें पीछे रह गई, जैसे किसी सीमा से वे आगे नहीं आ सकती थी। हमने स्क्रीन डोर पे धक्का देकर उसे तेज खोला और तुरंत बंद कर दिया। कुंडी दीवार में धंस गई। दादी पहले से ही हॉल में खड़ी थी। दादी ने पूछा, तुम लोगों ने क्या देखा? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस मैंने वही शब्द लिख दिया जो मैंने बोला था। दादी ने नोटपैड पढ़ा और 1 सेकंड में सब कुछ बदल गया। उन्होंने पोर्च की लाइट बंद की, दरवाजे को कुंडी लगाई, बैक स्टेप के नीचे वाले हैच पर हुक लगाया और धीरे से कहा, उसका नाम मत लेना। दादा ने सामने वाले दरवाजे के पास हथौड़ा रख दिया, टीवी बंद कर दिया ताकि घर की आवाज साफ साफ सुनाई दे सके। हम तीनों एक कमरे में थे। लेस्ली दरवाजे के पास लेटा हुआ था, आंखें फर्श पर टिकाए हुए। एयर कंडीशनर भी अब बंद हो गया था। घर की पुरानी टिक टिक चरमराती आवाजें वापस आई। हम सब सांसें रोके बैठे हुए थे। रात के करीब 1:27 पे वे आवाज आई, जैसे कोई हाथ दीवार के किनारे किनारे सरका रहा हो और उसे खरोच रहा हो। फिर धीरे धीरे घर के नीचे से हमें रेंगने की आवाज सुनाई दी। वे आवाजें इधर उधर घूम रही थी, जैसे वे चीज इधर उधर चल रही हो। और फिर वो हमारे कमरे के ठीक नीचे आई। फर्श के नीचे से पंजों की टक टक की आवाजें हमें 1-2 बार सुनाई दी और फिर हल्के घसीटे जाने की आवाजें। और फिर हमें शिफ्टिंग की दूसरी तरफ से आवाज आई, जैसे उसके नीचे कोई और भी चल रहा हो, या शायद वे एक ही चीज 2 जगह पर मौजूद थी। मेरी दादी नंगे पैर हॉल में आई। उन्होंने लाइट नहीं जलाई। दादा ने एक बार खांसा, बस एक इंसानी आवाज में, जैसे वे यह बताना चाहते हों कि यहाँ पर लोग हैं और वे सब अभी जाग रहे हैं। और यह आवाज सुनने के बाद वे चीज अचानक पीछे हट गई। वे आवाजें आना अब बंद हो चुकी थी। हम सारे पूरी रात जगते रहे और जब अगली सुबह हुई और हम बाहर निकले तो हमने देखा कि हमारे घर के बाहर बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान थे। वे पंजों के निशान इंसानी आकार से बहुत ज्यादा लंबे थे, यहाँ तक कि हमारे दरवाजे पर, हमारे बेसमेंट में कई जगह खरोचे जाने के निशान थे। जब हमने अपने दादा दादी से इन चीजों के बारे में पूछा तो उन्होंने इन चीजों के बारे में बताने से साफ इनकार कर दिया और उसके बाद उन्होंने उसी दिन हमें हमारे घर भेज दिया। और जब मैं बड़ा हुआ और मैंने इन सब चीजों के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि लोग उसे स्किन वॉकर नाम से जानते हैं। वो स्किन वॉकर एक ऐसा प्राणी होता है जो इंसानों की नकल करता है, यहाँ तक अपना रंग रूप भी चेंज कर सकता है। तो यही थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की दूसरी घटना? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा